ओके अब हम बात करने वाले हैं SA-706 के बारे में। तो SA-706 क्या बात करता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा था अभी की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, ऐसे ही ये दो अलग और पैराग्राफ होते हैं। एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर और एक होता है अदर मैटर्स पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है जो ऑडिटर है ना वो एडिशनल कुछ कम्युनिकेशन करेगा इन इट्स ऑडिटर रिपोर्ट, ताकि उन चीज़ों के ऊपर वो क्या कर सके, जो यूज़र है ना उसका अटेंशन ला सके। ठीक है, अब दो पैराग्राफ है, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसके बारे में बात करेगा? तो जो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी कवर हो चुकी है उसके बारे में बात करेगा। अदर मैटर पैराग्राफ में क्या चीज़ें कवर होंगी? जो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर नहीं हुई है पर हाँ ऑडिटर को लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, यूज़र का उसके ऊपर अटेंशन होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करी गई है अदर मैटर पैराग्राफ में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की। तो क्या आएगा? तो इस वाले पैराग्राफ में ऐसे मैटर्स आएंगे जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो रखे हैं, इनकॉर्पोरेट हो रखे हैं, जो ऑडिटर को लगता है कि भाई जो इम्पोर्टेंट है यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। ठीक है, अब क्या चीज़ अपने दिखाने जाएंगे? तो सेम कि भाई अगर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। अच्छा, क्या चीज़ नहीं दिखाने जाएंगे? तो कोई चीज़ अगर ऑलरेडी किसी दूसरी जगह पे कवर हो गई है, जैसे SA-705 के हिसाब से बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ बनता है, तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ कवर हो गई है तो हम यहाँ नहीं दिखाने जाएंगे। या लेट्स से हमने अभी की ऑडिट मैटर पढ़ा था, तो अगर कोई SA-701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर में कोई चीज़ कवर हो गई है तो हम उसको यहाँ पर दोबारा से लिखने नहीं जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, तो वो चीज़ लिखने जा रहे हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ चुकी है, तो हम प्रॉपर क्या करने जाएंगे, उसका रेफरेंसिंग करने जाएंगे कि भाई ये चीज़ है वहाँ पर दी हुई है। आप क्या कर सकते हो, नोट नंबर वगैरह बोल सकते हो कि भाई देखो उस नोट में ये चीज़ कवर है, आप वहाँ पर जाके क्या करो, इसको देख लो। तो इस तरीके से हम रेफरेंसिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम जो चीज़ लिखेंगे क्या उसके कारण हमारा ओपिनियन चेंज होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ओपिनियन चेंज हो रहा होता तो फिर वो बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले पैराग्राफ में चली जाती, फिर वो यहाँ पे नहीं आती, तो इसके कारण हमारा ओपिनियन भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हम कब डालने जाएंगे। तो जैसे पहला चीज़ कि भाई कोई लिटिगेशन चल रहा है या कोई हमारा रेगुलेटरी कोई एक्शन चल रहा है हमारे ऊपर और उसका जो फ्यूचर आउटकम है ना वो अनसर्टेन है, तो हम बोलेंगे कि भाई देखो भले ही हमने उसके लिए प्रोविजन वगैरह बना के रखा है पर वो क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है तो हमने आपका यहाँ पे हम मैटर उसके ऊपर आपका चाहते हैं कि भाई आप उस मैटर को एम्फेसिस करके देखो। देन सेकेंड कि भाई हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट आ गया, ठीक है, और रिपोर्टिंग डेट के बीच में कोई इवेंट हुआ, तो वो इवेंट भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ सिंपल से। ठीक है, या कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं हम किसी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तो हम वो बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर कोई मेजर सिचुएशन ऐसी अकर हो गई है या कोई ऐसी मेजर सिचुएशन आ गई है जिसके कारण क्या है एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है, तो इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी ना तो हम क्या करने जाएंगे, उसको डिस्क्लोज़ करने जाएंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, क्या कोई ऐसा भी सर्कमस्टेंसेस हो सकता है जिस कारण हमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बनाना ही पड़े और उसमें डिस्क्लोजर देना ही पड़े? तो हाँ, एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि भाई जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो एज़ पर लॉ रेगुलेशन नहीं बने, या फिर जो हमारा FRF है जो लॉ एंड रेगुलेशन द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वो अनएक्सेप्टेबल है, तो हम वो वाला सिचुएशन बोल सकते हैं अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। ठीक है, अब मान के चलो हमें ड्राफ्ट करना है, तो हम किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ? किसी लॉ सूट के अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है, तो अपने क्या लिख सकते हैं कि वी वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट नंबर लेट्स से नोट नंबर 10 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ लॉ सूट, जो कि फाइल किया गया है अगेंस्ट आर कंपनी बाय दिस कंपनी, और हम क्योंकि इसको यहाँ पे बोल रहे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बोल रहे हैं, तो इसके कारण हमारा ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम पूरा EOM पैराग्राफ को क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। नेक्स्ट बात की गई है इधर अदर मैटर्स पैराग्राफ की। तो अदर मैटर्स पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें आएंगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर नहीं हुई है, उसके अलावा वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अदर मैटर पैराग्राफ में आप तभी लिखने जाओगे जब लॉ एंड रेगुलेशन मना नहीं कर रहा होगा। एंड सेकेंड, अगर वो कोई चीज़ ऐसे 701 में हमने ऑलरेडी बोल दी है कि ऑडिट मैटर्स में, तो हम उसको यहाँ पे दोबारा नहीं बोलने चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसी चीज़ें लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और हमने दोनों के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इंड AS के हिसाब से भी बनाए और IFRS के हिसाब से भी बनाए, तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई
एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एज वेल एज एक हमारे इंड एस या फिर IFRS के हिसाब से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो यू कैन रेफर दो, ठीक है। और अपने देखो सेकेंड केस क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाए हैं, या लेट्स से हमने जो भी ये पूरा तैयार किया है रिपोर्ट वगैरह, वो हमने ना किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तैयार किया है, तो हम क्या करेंगे वो चीज़ भी हम मेंशन करने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक लोन लेने के लिए ही मैंने पूरा ये ऑडिट वगैरह कराया था, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि भाई इसके इंटेंडेड यूज़र यही हैं, उनके पर्पज़ के लिए बनाया है, तो किसी और के साथ अपने इसको शेयर ना करें रिपोर्ट को, ठीक है। क्या कोई दूसरा ऐसे भी है जो इधर बोलता है कि भाई आपको अदर मैटर पैराग्राफ में चीज़ें देने जानी है, क्या उधर भी कोई बातें बोली गई हैं? तो हाँ, जैसे 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले कुछ हो गया तो वो बोल सकते हो। 710 में कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे इसको डिस्क्लोज कर सकते थे। देन उसके बाद 720 अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, अगर हमें कुछ लिखने जाना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर वाला केस पड़ा था। जॉइंट ऑडिटर वाले केस में क्या बोला हुआ था कि मान के चलो दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, तो हमें कहीं तो लिखने में जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई एक सेकेंड ऑडिटर भी था, जो एक सेकेंड रिपोर्ट भी है जो दूसरे ऑडिटर ने इशू करी है, तो आप वो भी रेफर कर लीजिएगा। तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ लिखने जाएंगे, तो हम इधर अदर मैटर्स पैराग्राफ में लिखने जाएंगे। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रही है, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा है, एक नॉन करेंट रिसीवेबल अपने यहाँ पे बुक कर रखा है 500 करोड़ रुपए का, और वो किस चीज़ का अमाउंट है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्लेम रेज करा हुआ है कंपनी ने अपने क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि जो भी नेसेसरी चीज़ें थी, कॉस्ट वगैरह थी, वो क्लाइंट ने डिले किया या फिर उन्होंने वर्क में चेंज वगैरह कराया उसके कारण, ठीक है। अब कंपनी है ना, कंपनी आर्बिट्रेशन में चली गई है इस चीज़ को लेके, और जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये पैसा पूरा रिकवर होगा, और इसके लिए उन्होंने क्या करके रखा है, रिसीवेबल की तरह बुक करके रखा है, नॉन करेंट रिसीवेबल, और नोट्स टू अकाउंट में भी डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। अब एज अ ऑडिटर आप क्या करो, आप मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया ना, आप उसके ऊपर भरोसा करो। अब क्या आप इस मैटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो सिचुएशन क्या है ना यहाँ पे, सबसे पहले तो हम बोलने जाएंगे कि चलो ऐसा ऐसा है, फिर अपने सिचुएशन देख रहे हैं ना, तो सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये जो ऑडिटर है ना, उन्होंने कोई भी अपने तरफ से कोई ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं लगाया, उन्होंने डायरेक्ट क्या कर लिया, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन लेटर पे भरोसा कर लिया। तो जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है वो थोड़ा ना कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है, बल्कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर, बाकी का ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना, या फिर स्टेटस देखना कि भाई आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका क्या स्टेटस है, वो सब चीज़ें चेक करनी चाहिए थी। तो अगर ये सब चीज़ें उन्होंने करी ही नहीं है, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि भाई, वो कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इसके कारण हमारा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि आप तब तक इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में नहीं डालोगे जब तक आप क्या कर रहे हो, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा रहे हो। अगर अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद आपको लग रहा है कि भाई मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो आप इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डाल दोगे, अदरवाइज़ तो आप नहीं डालोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई कंपनी है, उसमें अभी तक में तो कुछ ऐसा लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था, पर अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको क्या करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट है, और जब तक आप वो लाइसेंस नहीं लेके आओगे आपका प्रोडक्शन क्या कर देंगे, अपने रोक देंगे, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ने क्या करा, इसका पूरा इम्पैक्ट वगैरह अपने फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्लूड कर लिया है, और एज वेल एज इसको डिस्क्लोज भी कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब एज अ ऑडिटर आप क्या सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको क्या करें, अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या आप सही सोच रहे हो? तो नहीं, इधर आप सही नहीं सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ ऐसी है जो ऑलरेडी डिस्क्लोज हो गई है और प्रेजेंट कर दी गई है कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जो चीज़ पहले से डिस्क्लोज और प्रेजेंट कर दी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो अदर मैटर पैराग्राफ में नहीं आती, वो कहाँ पे आती है, वो आती है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। तो हम लिखने तो जाएंगे, पर कहाँ लिखने जाएंगे, तो EOM पैराग्राफ में लिखने जाएंगे, ना कि अदर्स मैटर पैराग्राफ में। तो ऐसे 706 हमारे ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है बस, एक है हमारा EOM पैराग्राफ, एक है हमारा अदर मैटर पैराग्राफ।